इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम एग्रीकल्चर का चैप्टर परफॉर्म कर रहे हैं और हमारे लास्ट लेक्चर के दौरान हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ द एग्रीकल्चर में फिजिकल फैक्टर्स कंप्लीट किए, जिसमें हम रिलीफ, क्लाइमेट और सॉइल को बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं। अब हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर में इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे। फिजिकल फैक्टर्स के बाद ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। इनके तहत आप किन किन चीज़ों को स्टडी करते हैं? आप इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में लैंड टेन्योर एंड लैंड टेनेंसी इस पॉइंट को स्टडी करते हैं कि लैंड टेन्योर सिस्टम या लैंड टेनेंसी सिस्टम क्या है, साइज ऑफ होल्डिंग क्या है, और लैंड रिफॉर्म्स। तो जब हम इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स पढ़ेंगे ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे: लैंड टेन्योर और टेनेंसी सिस्टम, साइज ऑफ द होल्डिंग और लैंड रिफॉर्म्स। शुरुआत हम करते हैं हमारे पहले एस्पेक्ट से, दैट इज़ लैंड टेन्योर एंड टेनेंसी। तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि लैंड टेन्योर और लैंड टेनेंसी सिस्टम आखिर क्या है। इसके लिए हम याद करें तो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें जब हमने ब्रिटिश पीरियड पढ़ा है तो उसमें हम ब्रिटिशर्स का लैंड टेन्योर सिस्टम पढ़ते हैं और उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी है कि ब्रिटिशर्स के लैंड टेन्योर सिस्टम में ज़मींदारी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम और रैयतवाड़ी सिस्टम हुआ करता था। तो जब हम ज़मींदारी सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें हमने यही बात पढ़ी है कि ब्रिटिशर्स ने जो प्रोप्राइटरशिप का अधिकार था, यानी कि जो लैंड ऑनरशिप थी, वो टिलर ऑफ द लैंड यानी कि जो खेती करता था, जो हल जोतता था किसान, उससे लेकर के ज़मींदार को दे दी। तो ज़मींदारी लैंड टेन्योर सिस्टम यही था जिसमें ज़मीन का मालिकाना हक खेती करने वाले किसान से लेकर के जो रेवेन्यू कलेक्शन मशीनरी का पार्ट है, दैट इज़ ज़मींदार, उसको दे दिया गया। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जब हम लैंड टेन्योर या लैंड टेनेंसी सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं बतौर इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, तो इसका मतलब है कि ये वो सिस्टम होता है जिसके तहत ये तय होता है, ये डिसाइड किया जाता है कि लैंड ऑनरशिप की टाइप क्या है, ज़मीन का मालिकाना हक किसके पास है, कौन ऑनर है, कौन टेनेंट है, किसके पास प्रोप्राइटरशिप के अधिकार हैं। तो लैंड टेन्योर और टेनेंसी सिस्टम इसी को निर्धारित करता है। सो इट इज़ अ सिस्टम अंडर विच टाइप ऑफ लैंड ऑनरशिप इज डिटर्मिन। सो लैंड ऑनरशिप को तय करने के लिए जो सिस्टम होता है वो लैंड टेन्योर या टेनेंसी सिस्टम होता है। लैंड ऑनरशिप के स्टेटस को ये डिसाइड करता है। अब हम अगर हिस्ट्री वाइज आए ट्रेस करते हुए तो हमें ये समझ आता है कि जो हमारी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी या जिन्हें हम प्राचीन सभ्यता कह सकते हैं, प्राचीन समाज, एंशियंट सोसाइटीज़, उनके समय में क्या होता था कि जो टाइप ऑफ लैंड ऑनरशिप है वो कलेक्टिव ऑनरशिप होती थी, कि जो उस कबीले के या उस ट्राइब के लोग हैं वो सभी लोग ऑनरशिप रखते थे उस रिसोर्स पे, उस ज़मीन पे, सबका मालिकाना हक होता था, वो सबको बिलोंग करती थी। इसको हम कलेक्टिव ऑनरशिप कहते हैं। अगर आज की डेट में आप इसे देखना चाहते हो तो आप इंडिया में जिन ट्राइबल बेल्ट्स में शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, झूम खेती होती है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं पूरा कबीला एक पैच ऑफ लैंड क्लियर करता है, जंगल हटाता है, वहाँ से उसको आग लगाता है, उसकी राख जब ज़मीन पे बिखर जाती है, सॉइल फर्टाइल होती है उसके मुताबिक, और अल्टीमेटली वो वहाँ खेती करते हैं। 3-4 क्रॉपिंग साइकिल्स के बाद वो उस लैंड को अबेंडन कर देते हैं और नई जगह पे जाके फिर ये रिपीट करते हैं, जंगल काटते हैं, उसे जलाते हैं, उसकी राख गिर जाती है, फिर 3-4 साल वहाँ खेती करते हैं। इस तरह से वो शिफ्ट करते रहते हैं कल्टीवेशन को, और 15-20 साल वापस उस ज़मीन पे आते हैं जहाँ पे 15-20 साल पहले खेती की होती है, तब तक वहाँ फिर से फॉरेस्ट ग्रो हो चुका होता है। तो ऐसे में पूरा कबीला उस क्लियर्ड पैच ऑफ लैंड की ऑनरशिप रखता है, उस पर होने वाली प्रोडक्शन पूरे कबीले को बिलोंग करती है। तो ज़्यादातर एंशियंट सोसाइटीज़ जो हुआ करती थी, प्रिमिटिव सोसाइटीज़, उनमें इंडिविजुअल ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, कलेक्टिव ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। वो इसी को फॉलो करते थे और ये हम आज के समय में शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स में देख सकते हैं। सो इन एंशियंट और प्रिमिटिव सोसाइटीज़ लाइक दोज ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, सिस्टम ऑफ कलेक्टिव ऑनरशिप वॉज प्रिवेलेंट एंड लैंड बिलोंग टू द एंटायर कम्युनिटी। सारी कम्युनिटी का लैंड हुआ करता था। फिर समय बदला और ऑनरशिप चेंज होने लगी। आप देखेंगे तो सिस्टम ऑफ किंग, सिस्टम ऑफ स्टेट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के फंक्शनरीज एग्जिस्टेंस में आ गए। समय के साथ ये होना शुरू हुआ।
हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो हमने देखा कि पहले प्री हड़प्पन कल्चर्स एग्जिस्ट करते थे और हमें ये देखने में आ रहा है कि वहाँ पर कलेक्टिव ऑनरशिप जैसे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय है, लेकिन वहाँ पर क्लियर कट मैकेनिज्म ऑफ द स्टेट नहीं क्लियर हो रहा। लेकिन उसके बाद जब हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो वैदिक पीरियड में जब हम देख रहे हैं कि जनपद में बदल रहे हैं, फिर जनपद आगे जाके महाजनपद काल में बदल जाएंगे, तो इस समय में आप देख रहे हैं कि किंग इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे आ गया है। उसके जो इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट पोजीशन ले गए हैं, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में आया है। तो जैसे ही हम एंशिएंट से थोड़ा आगे बढ़े हैं तो हमने ये देखा है कि जो ऑनरशिप है वो कम्युनिटी की कलेक्टिव ऑनरशिप से शिफ्ट हो करके ऑनरशिप टू द गवर्नमेंट, ऑनरशिप टू द किंग, ऑनरशिप टू द फंक्शनरीज ऑफ द गवर्नमेंट के पास जा रही है। ये चेंज आता दिखता है। सो एट अ लेटर स्टेज लैंड ऑनरशिप राइट्स वर वेस्टेड इन किंग, गवर्नमेंट, ज़मींदार, तालुकदार। तो जो लैंड ऑनरशिप राइट है वो इनके पास चले गए धीरे धीरे। समय और आगे बदलता है। अब किताब के हिसाब से मुग़ल पीरियड की बात की गई है। मुग़ल पीरियड ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर मैनर में मैनेज करने के लिए कि वो इकोनॉमिक प्रूडेंस भी फॉलो करे और वो मिलिट्री साइज़ वाइज भी अच्छी हो, रेवेन्यू कलेक्शन मशीनरी भी बेहतर काम करे, इन सब चीज़ों को देखा जाए तो उन्होंने एक मनसबदारी सिस्टम शुरू किया। मनसबदारी के तहत एक मनसबदार हुआ करता था जिसका एक मनसब माने कि एक उसका रैंक हुआ करता था, जिसके हिसाब से उसे कितने घुड़सवार मिलेंगे, कितनी सेना होगी, ये तय होता था। अब वो उतने घुड़सवार और उतनी सेना मेंटेन करेगा, इसके लिए उसे सैलरी देनी है इन सबको, खुद की भी उसकी तनख्वाह है। इसके लिए उसे मुग़ल एम्पायर में बतौर जागीर लैंड एलोकेट किया जाता था कि ये इतने गांव हैं, इनकी जागीर, ये ज़मीन आपकी जागीर है, यहाँ से आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है। जो भी खर्चा बनता है सेना का, आपका, वो सारे पैसे डिडक्ट करके बाकी का सारा पैसा डिपॉजिट किया जाएगा। तो ये एक तरह से मनसबदारी सिस्टम के अंदर जागीरदारी कल्चर डेवलप हुआ। और अब यहाँ पर देखा जाए तो जो जागीरदार है एक तरह से ज़मीन के अधिकार उसके पास आ गए। ऐसा मुग़ल पीरियड के दौरान हुआ। जागीरदार इसी रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए गांव के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, रसूखदार व्यक्ति थे, जिन्हें कि ज़मींदार की कहा जाता था, उनको इस्तेमाल करता था। ज़मींदार जागीरदार की हेल्प करता था रेवेन्यू कलेक्ट करने में, जिसके बदले में ज़मींदार को टैक्स पे करने से थोड़ी एग्जम्पशन मिलती थी और जो टैक्स कलेक्ट हुआ है उसका कुछ हिस्सा बतौर कमीशन ज़मींदार को मिलता था। लेकिन यहाँ पर जो रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स हैं इस समय वो जागीरदार के पास चले गए हैं और जो रैयत है यानी कि जो यहाँ पर किसान है, टिलर है, वो उससे रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है। तो दैट इज़ अ सिस्टम जो मुग़लों ने अपनाया। सो इन मुग़ल पीरियड जागीरदार्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। इस सिस्टम में फिर और बदलाव आए और अब ब्रिटिश पीरियड आ चुका है। ब्रिटिश पीरियड के दौरान क्योंकि अब मुग़ल जा चुके हैं तो मुग़लों का मनसबदारी सिस्टम भी जा चुका है। मनसबदारी सिस्टम एक तरह का लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी था, लैंड रेवेन्यू कम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। उसके तहत आप अलग अलग पोजीशन पर लोगों को नियुक्त कर रहे हैं, जैसे सूबेदार की पोजीशन है जो सूबे का हेड है, द गवर्नर ऑफ द स्टेट। आप एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, प्लस उसी के बाद रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम भी मेंटेन हो रहा है। तो रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, प्लस मिलिट्री सिस्टम था। ये सारी चीज़ें एक मनसबदारी सिस्टम से सर्व हो रही थी। अब मुग़ल गए, ब्रिटिशर्स आए तो मुग़लों का सिस्टम भी चला गया। ब्रिटिशर्स ने नया सिस्टम इंस्टॉल किया। ब्रिटिशर्स की कुछ मेन ज़रूरतें थीं। सबसे पहली ज़रूरत ये थी कि ब्रिटिशर्स को कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द क्रॉप चाहिए थी। उस समय में उनकी जो इंडस्ट्रीज़ थी ब्रिटेन में, उन इंडस्ट्रीज़ का जो मेन रॉ मटेरियल था वो एग्रीकल्चर बेस्ड ही रॉ मटेरियल था। जैसे अगर वो शुगर बना रहे थे तो शुगर केन चाहिए, अगर वो टेक्सटाइल बना रहे हैं तो कॉटन चाहिए, वुल चाहिए, अगर वो पैकिंग मटेरियल बना रहे हैं तो उन्हें जूट चाहिए, अगर वो डाइज़ बना रहे हैं, कलर डाइज़, तो उन्हें इंडिगो चाहिए, नील चाहिए। तो अगर वो पत्ती बना रहे हैं तो चाय की पत्तियाँ चाहिए, टी लीफ। तो इस तरह से जो उनकी ज़रूरतें थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड मटेरियल था और उसकी कंटिन्यूस सप्लाई उन्हें बहुत ही औने पौने दाम पर चाहिए।
इसके लिए उनको लगता था कि इंडिया में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, ये ज़रूरत थी। अच्छा, दूसरी ज़रूरत ये थी कि वो जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाते थे वो मानते थे कि हम उसे इंडिया की मार्केट में कंज्यूम कराएंगे, कैप्टिव मार्केट बना करके, कि मतलब जबरन भारतीयों को वो चीज़ कंज्यूम करनी पड़ेगी क्योंकि हम कॉम्पिटिटर्स को एलिमिनेट कर देंगे, कोई कॉम्पिटिटर रहेगा नहीं। और दूसरी चीज़, हम भारतीय प्रोड्यूसर्स को भी एलिमिनेट कर देंगे तो प्रोडक्शन सिर्फ ब्रिटेन में होगी। और तीसरी चीज़ ये है कि भारत में सरकार हमारी होगी तो जैसी कीमतें हम चाहेंगे वैसी ही कीमतें होंगी, क्योंकि मार्केट में हमारी मोनोपोली होगी तो लेना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं कैप्टिव मार्केट सिस्टम। तो एक तरह से ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स भारत में बिकें, इसके लिए ये भी ज़रूरी था कि इंडियन सोसाइटी की इनकम बढ़े। और इनकम एक ऐसी सोसाइटी जो सोसाइटी प्रेडोमिनेंटली एग्रेरियन है, एग्रीकल्चरल है, तभी बढ़ेगी अगर एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरस होता है तो इसके लिए भी ब्रिटिशर्स ने ये माना कि एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी आएगी अगर रूरल इंडिया विकास करता है, मतलब डिमांड इंडिया में इन्हांस होगी अगर रूरल इंडिया डेवलप करता है। रूरल इंडिया डेवलप होगा अगर एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी आएगी। एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी आएगी अगर एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजी आएगी। एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलेंगे, यानी कि लैंड डेवलपमेंट किया जाएगा, इरिगेशन के चैनल्स खेतों में बनाए जाएंगे, अच्छे सीड, अच्छे फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल किए जाएंगे। ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो खेती बाड़ी प्रोग्रेस करेगा, उससे किसान की आमदनी बढ़ेगी, इससे ग्रामीण विकास होगा और वो फिर जिन चीज़ों को कंज्यूम करने की डिमांड करेंगे वो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स होंगी, तो इससे हमारे प्रोडक्ट कंज्यूम होता रहेगा। और तीसरी चीज़ कि अगर अच्छा एग्रीकल्चर होगा तो उनकी अगली रिक्वायरमेंट ये थी कि एग्रीकल्चर अगर प्रॉस्पेरस होगा, अच्छी प्रोडक्शन होगी, तो रेवेन्यू भी अच्छा कलेक्ट होगा। और जब अब इंडिया में कंट्रोल ही ब्रिटिशर्स का है तो वो रेवेन्यू भी ब्रिटिशर्स को जाएगा, तो वो एनहांस्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ब्रिटेन भेजा जाएगा और वो वहाँ पे ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए कैपिटल का काम करेगा। तो इन्हांस्ड रेवेन्यू, बेटर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन to supply agricultural raw material, better agricultural income due to agricultural production for the prosperity of the agricultural community, for the rural development, so that they can consume the British product. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनको ऐसा लगता था कि अगर हम प्रोपराइटरशिप के अधिकार ज़मींदारों को दे देंगे तो वो ज़मींदार जिनको अभी तक मुगल्स ने मार्जिनलाइज कर दिया था, उनकी डोमिनेंट पोजीशन को बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दिया था, और सूबेदार यानी मनसबदार यानी कि जागीरदार को प्रेडोमिनेंट कैरेक्टर में ला करके खड़ा किया था, वो ज़मींदार को अगर हम दोबारा से एक महत्वपूर्ण पोजीशन देंगे, उसे ज़मीन का मालिकाना हक देंगे, तो वो ज़मींदार हमारे लॉयलिस्ट की तरह काम करेगा। जब कभी भी भारत में हमारे खिलाफ कोई विरोध होगा तो ज़मीनी स्तर पर ज़मींदार हमारे साथ खड़ा होगा अपने लोगों के अगेंस्ट, क्योंकि ज़मींदार को ये पता रहेगा कि मेरी जा चुकी रिस्पेक्ट, मेरी जो पोजीशन लॉस हो चुकी थी उसको वापस देने का काम मुझे अंग्रेज़ों ने किया है और हमें लोकली अवेलेबल सेवियर प्रोटेक्टर्स मिल जाएंगे, तो ये हमें चाहिए। और दूसरी बात, ज़मींदार के अधीन अगर लार्ज पैचेस ऑफ लैंड होंगे तो एग्रीकल्चर से जुड़ी डेवलपमेंट करने में आसानी होगी, क्योंकि ज़्यादा इनकम कमाएगा वो, क्योंकि भारत में किसान छोटा छोटा था, तो अंग्रेज़ों को लगता था छोटे छोटे किसानों से जाकर के एग्रीमेंट कर पाना संभव नहीं, उतनी बड़ी मशीनरी रखनी पड़ेगी टैक्स कलेक्शन की, उतना ही ज़्यादा असेसमेंट करना पड़ेगा, अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, और उतना ही ज़्यादा टैक्स कलेक्शन फेल भी होगा, क्योंकि छोटे छोटे किसान मौसम की मार के तहत या फिर बीज के फेल हो जाने की वजह से रेवेन्यू नहीं भी दे पाएंगे। इससे बेहतर है एक एक दो दो चार चार खेतों के किसान से डील करने से अच्छा 100, 200, 500, 1000 एकड़, 1000 खेतों के एक ही मालिक यानी कि एक ज़मींदार से डील किया जाए, आगे का टेंशन वो अपने आप ले। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिशर्स ने जो मुग़लों का सिस्टम ऑफ रेवेन्यू था, लैंड टेन्योर सिस्टम, उसे चेंज किया और अपना नया लैंड टेन्योर सिस्टम लागू किया। इस लैंड टेन्योर सिस्टम का नाम उसने रखा, बंगाल के इलाके में, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया, उसको उसने कहा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, दैट इज़ ज़मींदारी सेटलमेंट। जो उड़ीसा और मध्य प्रदेश में उड़ीसा कह रहा हूँ, मद्रास और बॉम्बे में जो लागू किया सिस्टम, उसको उसने नाम दिया रैयतवाड़ी सिस्टम। जो पंजाब, हरियाणा, तब तो हरियाणा नहीं था, जो पंजाब और वेस्टर्न यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में लागू किया, इसको उसने नाम दिया महलवाड़ी सिस्टम। इनमें से ज़मींदारी सेटलमेंट सिस्टम एक बहुत ही प्रोमिनेंट सिस्टम था। तो इसमें क्या किया
कि अब तक ये होता था कि चाहे एंशिएंट पीरियड में, बाद की एजेस में जाके किंग के पास राइट्स आ गए लैंड के, चाहे उसके बाद जाके मुग़लों के समय में मनसबदार के, जागीरदार के पास राइट आ गए लैंड के। इस सारी चीज़ों के दौरान ये होता था कि जो किसान है एक तरीके से ज़मीन का जो अल्टीमेट मालिक है वो रहता था। क्यों? क्योंकि जब हम कह रहे हैं किंग के पास राइट आ गया है लैंड का, ऑनरशिप का, जब हम कह रहे हैं कि ताल्लुकदार के पास या फिर राजा के पास, सरकार के पास राइट आ गया है ज़मीन का, तो इसका मतलब ये है कि अब इनका उस ज़मीन से होने वाली पैदावार पर एक दावा है, इनका क्लेम है, और उस क्लेम के बदले ये दावा रखते हैं कि हमारा इस ज़मीन पर अधिकार है। इसके बदले में इन्हें जो भी रेवेन्यू ये सेट करते थे, 35%, 40%, 45, 50, 60%, जितना भी रेवेन्यू ये रखते थे, किसान उतना रेवेन्यू इन्हें दे देता था। उसके बाद ज़मीन किसान की है। बहुत कम ज़मीन होती थी जो सीधी सीधी राजा या राजघराने के नाम होती थी, उसको खालसा लैंड कहते थे। लेकिन रेस्ट ऑफ द ज़मीन जो है वो किसान के साथ रहती थी, किसान की होती थी। किसान के बाद आगे किसान के बच्चों में जाती थी, किसान उस ज़मीन को खरीद बेच सकता था। ये सारे अधिकार किसान को उससे जुड़े, ज़मीन से जुड़े मालिकाना अधिकार थे। लेकिन हाँ, समय बीतने के साथ राजा का अधिकार आया ज़मीन पर, कई अधिकारियों का अधिकार आया। उसकी बदौलत उनका रेवेन्यू में एक क्लेम आ गया कि जो भी पैदावार करेंगे 35, 40, 45% उसका प्रोडक्शन का आपको हमें बतौर रेवेन्यू देना है। उसके बाद ज़मीन आपकी ही है। ब्रिटिशर्स ने इस वेरी बेसिक आइडिया ऑफ इंडिया को बदल दिया। अब ये हो रहा है कि उन्होंने किसानों से मलिकाना हक लेकर के, प्रॉपराइटरशिप का राइट लेकर के ज़मींदारों को दे दिया है। ये ज़मींदार के पास गया है और अल्टीमेटली ज़मींदार को ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू देना है, किसानों को नहीं। ज़मींदार रेवेन्यू देगा अंडर द ज़मींदारी सेटलमेंट सिस्टम, और किसान एक तरह से यहाँ पर अपनी ज़मीन पे किराएदार हो गया है। तो एक्चुअली में जो ज़मींदार है वो किसानों से उस ज़मीन का रेंट वसूल रहा है, जो कि बहुत हैवी अमाउंट होती थी, और जो ब्रिटिशर्स हैं वो ज़मींदार से रेवेन्यू वसूल रहे हैं, लगान। तो ज़मींदार किसान से रेंट क्यों वसूल रहा है एक तरह से? क्योंकि ज़मींदार मालिक हो गया है ज़मीन का, किसान मियर वर्कर हो गया है, खेतीबाड़ी मजदूर जैसा हो गया है। ये एक कैरेक्टरल ओनरशिप का चेंज जो ब्रिटिश समय में आया, ये पहले ऐसे देखने को नहीं मिलता। राजा और प्रजा, राजा और किसान के बीच का एक सीधा लिंक था, जिसमें राजा खुद या अपनी मशीनरी के वाया जैसे भी रेवेन्यू सीधा किसान से लेता था, तो किसान लगान देता था, ज़मीन का अधिक अल्टीमेट राइट उसी के पास था। लेकिन अब राजा यानी कि ब्रिटिशर्स किसान से सीधे लगान नहीं ले रहे हैं, वो ज़मींदार से ले रहे हैं। तो इसका मतलब ज़मींदार को मालिकाना हक दे दिया उन्होंने, और ज़मींदार यही रेवेन्यू कैसे भरेगा जब किसान से लेगा? तो ज़मींदार क्योंकि मालिक है, तो किसान फिर यहाँ पर कौन है? टेनेंट, एक तरह का किराएदार है, उसने किराएदार बना दिया। ये चीज़ ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया खेतीबाड़ी को। हम आगे जा कर के जब हम लैंड रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। मतलब ओवरऑल ब्रिटिशर्स ने जो सोचा था कि लैंड डेवलपमेंट होगी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा, जो लैंड अब तक एग्रीकल्चर के अंदर नहीं है, ज़मींदार अपनी आमदनी बढ़ाने के चक्कर में उन लैंड्स को भी अंडर एग्रीकल्चर लेकर के आएगा। लैंड रिक्लेमेशन जिसको कहते हैं, लैंड रिक्लेमेशन होगा। जिन रीजन में फूड ग्रेन क्रॉप्स या कैश क्रॉप्स नहीं उगाई जाती थी, अंग्रेज़ों को लगता था कि वहाँ पर सिर्फ जंगल उग रहे हैं, कि ज़मींदार वहाँ तक भी जाकर के फूड ग्रेन्स और कैश क्रॉप्स, सीरियल्स लगाएगा, और रूरल डिमांड बढ़ेगी क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगी, एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। कुछ नहीं हुआ, रूरल डिमांड नहीं बढ़ी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और प्रॉस्पेरिटी नहीं बढ़ी, लैंड डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी में ग्रोथ नहीं आई, नए तरीके नहीं अपनाए जा सकें, लैंड रिक्लेमेशन कम ही रहा, उतना बेहतर नहीं हो पाया, और ज़मींदारों के ऊपर अंग्रेज़ों की इतनी हैवी डिमांड होती थी रेवेन्यू की, पहले ही इतनी बढ़ा करके वो डिमांड लागू करते थे कि ज़मींदार भी उस डिमांड को सर्व नहीं कर पाते थे। इसलिए ज़मींदारों की भी ज़मींदारी का हक लेकर के उसकी बोली लगा दी जाती थी। दूसरा कोई आदमी जो बोली लगा करके लैंड एंटाइटलमेंट ले ले तो ज़मींदारी उसको दे दी जाती थी। तो कई ज़मींदार भी भगौड़े हो गए, क्योंकि ज़मींदार का ये जो राइट है
ये परमानेंट राइट के रूप में नहीं था, ये ज़मीन, ये राइट शिफ्ट हो जाता था। अगर तुम नहीं रेवेन्यू दे पाओगे उतना तो तुम्हारी ज़मीन लेकर के बोली लगा देंगे, कोई और दे पाएगा तो उसको दे देंगे। इस तरह से ये सेटलमेंट सिस्टम ब्रिटिशर्स ने बाय एंड लार्ज देश भर में अपनाने का काम किया। इस सिस्टम ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वही एक कैरेक्टर चेंज आया रेवेन्यू सिस्टम के अंदर ऑनरशिप को लेकर के, जो ब्रिटिशर समय में हमने विटनेस किया है। इन्हीं नीतियों के कारण भारत में लगातार अंग्रेज़ों के शासन के समय में अकाल पड़े हैं, फेमाइन। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में चूका है भारत उस समय में, किसान बदहाली में चला गया है, एग्रीकल्चर एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म से सफ़र हुआ ज़मींदार का, क्योंकि खेती से कोई सीधा वास्ता तो था नहीं। वो तो खेती को सिर्फ भोग विलास के रूप में ले रहा था कि वहाँ से तो बस मुझे पैसे की उगाही करनी है, पैसा चाहिए, और एक लेविश लाइफ शहरों में जीता था जा कर के। और जिसको खेती से रोज़ डील करना है वो किसान, उसकी जेब में इतना भी नहीं पैसा बचने दे रहे थे कि वो खेती से जुड़ी ज़रूरतें ही पूरी कर ले। तो ये जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड था, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म के कॉन्सेप्ट को जन्म दे करके गया, इसने काफ़ी नुकसान खेती बाड़ी को पहुंचाया। तो ये सारे नुकसान हम आगे पढ़ेंगे। तो वही चीज़ यहाँ कही गई है कि द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, दैट इज़ ज़मींदारी सेटलमेंट सिस्टम, रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, जो कि सही मायने में हो नहीं पाया। फिर आज़ादी के बाद हमने क्या किया? एट इंडिपेंडेंस ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम, दैट इज़ ज़मींदारी, was abolished and a number of legislations were passed to restore the right of land to the tiller। तो जिसका खेत, जिसका हल उसके खेत, ये नारा लाया गया। जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, स्वतंत्रता का संग्राम था, उसमें ये फिर नारा दिया गया कि जिसका हल उसके खेत, जो खेत जोतेगा वो मालिक होगा खेत का। तो इसलिए ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया रेवेन्यू सिस्टम, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर के लिए एक नेगेटिव इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएट कर चुका था। जो फार्मिंग कम्युनिटी है वो डिग्रेडेड स्टेट में चली गई थी, प्रॉस्पेरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी। तो इसलिए ब्रिटिशर्स का रेवेन्यू सिस्टम बदलना ज़रूरी था। इसलिए आज़ादी के बाद भारत ने लैंड रिफॉर्म्स अपनाए, और उन लैंड रिफॉर्म्स में, जो कि हम अभी साइज़ ऑफ होल्डिंग के बाद ये तीसरी चीज़ पढ़ने ही वाले हैं, लैंड रिफॉर्म्स। उन लैंड रिफॉर्म्स के तहत सबसे पहली चीज़ यही थी कि ज़मींदारी को एबोलिश किया जाए। दूसरी चीज़ थी कि जो इतनी बड़ी बड़ी लैंड असाइनमेंट ज़मींदारों के पास चली गई है, इसके लिए लैंड सीलिंग का कानून लाया जाए कि एक सीमित मात्रा से ज़्यादा लैंड आप नहीं रख सकते। और तीसरा ये था कि टेनेंसी के लॉज लाए जाएं, ऑक्यूपेशन का राइट दिया जाए टेनेंट को। तो ज़मींदारी एबोलिशन, लैंड सीलिंग एक्ट, ज़मींदारी एबोलिशन एक्ट, लैंड सीलिंग एक्ट और टेनेंसी एक्ट, ये तीन इम्पॉर्टेंट लैंड रिफॉर्म से जुड़े हुए कानून थे इंस्टीट्यूशनल मैनर में, इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट में, जिन पर हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो फिर आज़ादी के बाद भारत सरकार ने ब्रिटिश नीतियों को पलटते हुए ये कदम उठाए कि जो टिलर है उसको लैंड का ऑनरशिप दिया जाए। सो एट इंडिपेंडेंस ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम, दैट इज ज़मींदारी, वाज एबोलिश्ड एंड अ नंबर ऑफ लेजिस्लेशंस, कई कानून पास किए गए, वर पास टू रिस्टोर द राइट ऑफ लैंड टू द टिलर्स, विच कुड, ये कुड होगा, विच कुड मीट ओनली पार्शियल सक्सेस। तो ये जो ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए गए कानूनों को, नए कानून ला करके काटने का काम किया आज़ाद सरकार ने भारत की, वो उतने सफल नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए हम समझेंगे। सो विच कुड ऑल्सो मीट, विच कुड मीट ओनली पार्शियल सक्सेस एंड ऑल्सो नॉट मच सक्सेस हैज़ बीन अचीव्ड टू प्रिवेंट डिवीजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग्स। इंडियन एग्रीकल्चर का एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ पर जो प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है कि आगे पिता से संतान में ज़मीन चली जाती है, जो भारत में सिस्टम फॉलो होता है उसमें तो ज़्यादातर बेटों को ही जाती है। तो उसमें क्या है कि ज़मीन आगे आगे बढ़ती चली जाती है। पिता के पास 10 एकड़ हैं, 2 बेटे हैं तो 5-5 एकड़ हो गई। अब उस एक 5 एकड़ वाले के आगे 2 बेटे हैं तो 2.5-2.5 एकड़, उसके आगे अगर 2 बेटे हैं तो 1.25 एकड़। इस तरह से लैंड होल्डिंग का साइज़ छोटा होता चला जा रहा है, लैंड होल्डिंग डिवाइड होती चली जा रही है, लैंड होल्डिंग फ्रेगमेंटेड है, क्योंकि अब पिता पुत्रों में ज़मीन बांटेगा तो पिता की कुछ ज़मीन अच्छी है, कुछ ठीक ठाक है, कुछ लो क्वालिटी की है। तो सारे पुत्रों के साथ न्याय करना तो सबको बराबर देनी होगी, सबको बराबर ज़मीन अच्छी वाली भी, बराबर ज़मीन मीडियम कैटेगरी, बराबर लो कैटेगरी।
तो ऐसे में एक बेटे को कुछ यहाँ पे लो कैटेगरी की, कुछ वहाँ मीडियम कैटेगरी, कुछ यहाँ गुड कैटेगरी की, तो उसकी ज़मीन पूरी फ्रेगमेंटेड है। तो लैंड डिवीजन के कॉन्सेप्ट के वाया पिता से पुत्र, पिता से पुत्र, पिता से पुत्र छोटा होता गया, तो लैंड होल्डिंग साइज स्मॉल होता जा रहा है। और दूसरी बात, फ्रेगमेंटेड होता जा रहा है, स्कैटर्ड है, फैला हुआ चारों तरफ। और जो हमारे यहाँ पर ऑपरेशनल लैंड है वैसे ही सीमित है, हम उसको बढ़ा तो नहीं पा रहे। और जनसंख्या देश की आज़ादी के समय में अगर 30 से 32 करोड़ है, तो आज 2025 में 140 करोड़ है। और ऐसे देश में आज भी देश की 65% जनसंख्या रूरल है, और उस रूरल पॉपुलेशन का डोमिनेंट प्रोफेशन एग्रीकल्चर है। तो 140 करोड़ की 65% जनसंख्या अगर ग्रामीण है और उसका खास प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन का जरिया आज भी खेती बाड़ी है, और ये वो समाज है जिसमें संपत्ति बढ़ती है, आगे इनहेरिटेंस में चली जाती है, तो इस बढ़ी हुई जनसंख्या का ज़मीन के फ्रेगमेंटेशन पे कितना असर आया होगा। तो लैंड होल्डिंग तो छोटा होना ही बनता है, श्रिंक होना ही बनता है। ये एक मिनेस है जिससे आज इंडिया सफ़र कर रहा है कि हम इस मामले में भी कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाए कि हम डिवीज़न को प्रिवेंट कर सकें, हम फ्रेगमेंटेशन ऑफ द होल्डिंग को रोक सकें, नहीं कर पाए हम। तो यही चीज़ वो यहाँ बताई गई है कि एट इंडिपेंडेंस ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम ज़मींदारी वाज एबोलिश्ड। यहाँ पे वैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस आएगा, एट इंडिपेंडेंस तो नहीं, आफ्टर लिख लीजिएगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम ज़मींदारी वाज एबोलिश्ड and a number of legislations were passed to restore the right of land to the tillers, which could meet only partial success, and also not much success has been achieved to prevent division and fragmentation of the holding। तो ये कहानी लैंड टेन्योर और लैंड टेनेंसी की बुक के इस पैराग्राफ के बाद आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि एक आइडिया हो जाए, ताकि आगे जाके आप लैंड रिफॉर्म के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ सकें। अब बात आती है ये जो दूसरा पॉइंट है, दैट इज़ द साइज ऑफ होल्डिंग। साइज ऑफ होल्डिंग की सच्चाई क्या है? देखो, एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग क्या है इस समय में, कि मतलब एवरेज लैंड होल्डिंग साइज एक व्यक्ति के पास ज़मीन का स्तर कितना है, कितनी ज़मीन है। तो एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज़ वेरी स्मॉल इन इंडिया एज इट गेट रिड्यूस्ड फ्रॉम, तो ये घट रही है। जैसे 2001 में 1.33 हेक्टेयर एवरेज साइज था लैंड होल्डिंग का, 1.33 हेक्टेयर, ये तो अपने आप में बड़ा कम है। वैसे घट करके 2011 में हो गया 1.15 हेक्टेयर, घट करके 2017 में हो गया 1.08 हेक्टेयर, घट कर 2022 में हो गया 0.74 हेक्टेयर। मतलब 2001 में देश में 1.33 हेक्टेयर एवरेज साइज है लैंड होल्डिंग का, जो कि 2022 तक ठीक लगभग 21 साल बाद 0.74 हेक्टेयर हो गया। मतलब लगभग आधे ही पे ही आ गए हैं आप लैंड होल्डिंग साइज, क्योंकि वही जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, ऑपरेशनल लैंड अंडर एग्रीकल्चर तो बढ़ नहीं रहा है, और फर्दर सारा डिवाइड होते चला जा रहा है। तो लैंड होल्डिंग साइज इज 0.74 हेक्टेयर एवरेज। इस एवरेज लैंड होल्डिंग साइज के साथ आप टेक्नोलॉजी का क्या रिफॉर्म करेंगे खेतों में? आप फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के केसेस में क्या ही कर पाएंगे? क्योंकि ये साइज होल्डिंग का, ये जो लैंड होल्डिंग का साइज़ है, ये तो इकोनॉमिकली वायबल ही नहीं है कि किसी तरह के कोई इफ़ेक्टिव रिफॉर्म्स किए जा सकें खेती से जुड़े, चाहे वो टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड हों, चाहे वो फार्मिंग मेथड से एसोसिएटेड हों, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से एसोसिएटेड हों। कोई इफेक्टिव काम नहीं किया जा सकता, बिकॉज दिस साइज ऑफ दिस लैंड होल्डिंग इज मीगर, वेरी स्मॉल। इसको छोड़ दो, और भी ज़्यादा भयावह जो दृश्य है, जो और भी एक बड़ा ग्लेयरिंग फैक्ट है इंडिया की एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, वो ये वाला है कि अबाउट 60% ऑफ द होल्डिंग, अब ये तो आपने पूरे देश के स्तर पर एवरेज लैंड होल्डिंग का साइज पढ़ लिया ना, अब थोड़ा सिनेरियो और डीप जाके देखो कि 67% ऑफ द होल्डिंग आर लेस देन 1 हेक्टेयर। देश की लगभग 67% लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर से नीचे है, और इस कैटेगरी में जो 67% लैंड होल्डिंग्स 1 हेक्टेयर से नीचे हैं, इस कैटेगरी में एवरेज लैंड होल्डिंग का साइज क्या है? 0.38 हेक्टेयर। तो हमारे देश में जब 1 हेक्टेयर से नीचे लैंड होल्डिंग होती है, उसको हम
उसको हम मार्जिनल लैंड होल्डिंग साइज कहते हैं, उनको हम कहते हैं मार्जिनल फार्मर। देश का 85% किसान स्मॉल एंड मार्जिनल है। 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में जमीन है तो स्मॉल फार्मर है, 1 हेक्टेयर से बिलो है तो मार्जिनल फार्मर है। 85% किसान स्मॉल एंड मार्जिनल कैटेगरी में है। 67% किसान मार्जिनल है, जिसके पास लैंड होल्डिंग का साइज 1 हेक्टेयर से बिलो है। इसमें भी अगर हम देखें कि फिर एवरेज लैंड होल्डिंग साइज क्या है इन लोगों का, 0.38 हेक्टेयर निकला सिर्फ। अब ये 0.38 हेक्टेयर जमीन के साथ क्या फार्मिंग मेथड की दिशा में बेहतरी होगी, क्या टेक्नोलॉजी की दिशा में बेहतरी होगी, क्या इरिगेशन की दिशा में बेहतरी होगी और किस तरह से रिफॉर्म्स अपनाए जा सकेंगे। तो ये लोग इसके बारे में लिखा है कि साइज इज टू स्मॉल टू बी इकोनॉमिकली वायबल फॉर एनी इफेक्टिव मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। कोई फर्टिलाइजर्स बेहतर यूज़ करने हैं, कोई पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स बेहतर यूज़ करने हैं, बेहतर इरिगेशन मैकेनिज्म इस्तेमाल करना है, बेहतर स्टोरेज फैसिलिटीज़ आपको डेवलप करनी है, बेहतर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के ज़रिए आपको अपनाने हैं। यू कैन नॉट डू दैट। या मान लीजिए क्रॉप डाइवर्सिटी ही करना है, रिस्क एपेटाइट ही नहीं है, रिस्क कैसे ले लेंगे, वो तो पहले ही वल्नरेबिलिटी में चल रहे हैं इतनी। सो इनइक्वालिटी जो है एग्रीकल्चर में बहुत ज़बरदस्त है। ये आंकड़ा बताता है कि एग्रीकल्चर सफ़र कर रहा है सामंतवाद से, फ्यूडलिज्म। जो एग्रीकल्चर का स्ट्रक्चर है, ढांचा है, इट्स अ फ्यूडलिस्टिक ढांचा, कि कुछ ही परसेंट किसानों के पास देश की अधिकतर ज़मीन है और उनकी साइज होल्डिंग बहुत बड़ी है, लैंड होल्डिंग के साइज बड़े हैं। तो बाकी ये जो मेजॉरिटी किसान है ये फिर मजबूर है उस ढांचे के तहत काम करने के लिए। पैसे की ज़रूरत है, वहाँ जाएंगे, एग्रीकल्चर मशीनरी की ज़रूरत है, वहाँ जाएंगे, उपज उठवानी है उन्हीं के पास जाएंगे, उन्हीं को दे देंगे। इनफैक्ट मंडियों में जाना है तो उन्हीं के वहाँ जाएंगे या उन्हीं को दे देंगे। तो इस तरह से ज़मीनें ठेके पे ले लेते हैं वो लोग, बड़े किसान ठेके पे ले करके काम करते रहेंगे और इन्हीं लोगों को बाद में खेतों में काम करवाएंगे अपने। तो दिस जो पावर है, डिसीजन मेकिंग है, इन्फ्लुएंस है, वो कुछ ही लोगों के पास कंट्रोल किया गया है। ये एक फ्यूडलिस्टिक स्ट्रक्चर होता है, सामंतवादी ढांचा है जो भारतीय एग्रीकल्चर में दिखता है, क्योंकि 67% देश में जो होल्डिंग है वो 1 हेक्टेयर से बिलो है और एवरेज साइज उसका पूछ लूँ फिर मैं तो 0.38 हेक्टेयर है। ओवरऑल ही देश की लैंड होल्डिंग का साइज का आंकड़ा 2001 से 2022 तक कहाँ गया, आप देख लिया, 1.33 से सीधा लुढ़क के चला गया 0.74 हेक्टेयर तक। ये सिचुएशन आगे और ख़राब होने वाली है। इसलिए देश की ज़रूरत है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, किसानों को शिक्षित करके संगठित करना इस समय में बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चर के किफ़ायती तरीके अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वाया जल्दी ना ला पाएँ और सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भारी मदद ना आ पाई तो समय निकल जाएगा, उसके बाद कोई भी बदलाव लाएंगे आप, उसका लाभ नहीं आएगा, क्योंकि पेरिशेबल स्टेट में जा चुका होगा किसान ऑलरेडी उस समय तक। इसलिए चाहे माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे सोलर पैनल, क्लीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको लेकर के आना है, चाहे किसान की सेहत से जुड़ी बात है या कैश सपोर्ट उसको देना है या मॉडर्न फार्मिंग मेथड की तरफ वो आए या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ आए, ये सारी चीज़ों में आप देख सकते हैं असल में ज़रूरत है कि सरकार भारी भूमिका निभाए, वरना ये हो नहीं पाना, पॉसिबल नहीं हो पाना। तो अगर हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अगर हम एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, अगर हम रूरल डेवलपमेंट पर एम्फसाइज करना चाहते हैं और सही मायने में इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट सब जनमानस तक ले जाना चाहते हैं, सल्यूशन एग्रीकल्चर में है। और एग्रीकल्चर में सल्यूशन क्या है? किसानों को संगठित करना होगा, ये एक चीज़। दूसरी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, अच्छी खेती की तरफ वो बढ़ें, पैदावार बढ़ानी होगी। तो क्योंकि लैंड होल्डिंग का साइज इतना छोटा है, अधिकतर किसान देश का छोटा है, तो किसी भी तरह से कोई इफेक्टिव मेथड ऑफ एग्रीकल्चर कर सके, इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं उनके पास। ये एक मेजर रीज़न है देश की यील्ड लो होने का। अब देखें, हम चीन से इरिगेशन प्रपोर्शन में भी आगे जा रहे हैं, हमारा कल्टीवेटेबल लैंड भी ज़्यादा है, यील्ड हमारी कहीं भी ठहरती नहीं। लो यील्ड का मेन फैक्टर कहाँ छुपा है? वो तो यहाँ छुपा हुआ है। अगर हम उसे बढ़ाना चाहते हैं, इसका सुधार हमें करना पड़ेगा
ओके। इसी पे एक रिपोर्ट आती है कि इकोनॉमिक लैंड होल्डिंग का साइज़ क्या होगा। अगर किसी लैंड होल्डिंग आप ये कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, तो फिर इकोनॉमिकली वायबल लैंड होल्डिंग का साइज़ क्या है, वो लिखते हैं। 1949 में एक सर्वे कराया गया उस समय में, और उस सर्वे के तहत जिस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, दैट वाज द कांग्रेस एग्रेरियन रिफॉर्म्स कमेटी, दैट इज़ 1949 रिपोर्ट। तो कांग्रेस की एग्रेरियन रिफॉर्म्स कमेटी ने इकोनॉमिक लैंड होल्डिंग की बात की। क्या है इकोनॉमिक लैंड होल्डिंग? इकोनॉमिक लैंड होल्डिंग वो लैंड होल्डिंग का साइज़ है जो कल्टीवेटर को रीज़नेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफर करे, और जो फैमिली है, नॉर्मल साइज फैमिली, उसको फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफर करे। तो दैट साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज इकोनॉमिक लैंड होल्डिंग, कि जो कल्टीवेटर है उसे एक रीजनेबली गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफर किया जाए, वो ज़मीन दे सके उसे, उसकी प्रोडक्शन दे सके उसके। और जो फैमिली है उस किसान की, जो कि एक नॉर्मल साइज फैमिली नहीं कि बहुत बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली, ज़्यादातर हमारे देश में 5 सदस्यों के परिवार को ही यूनिट ऑफ फैमिली के तौर पर ट्रीट किया जाता है, तो उनको फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफर हो सके। अगर ये साइज़ ऑफ लैंड होल्डिंग है तो फिर वो इकोनॉमिक लैंड होल्डिंग है। उस समय में कांग्रेस की एग्रेरियन रिफॉर्म्स कमेटी ने इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, फिर आगे जा कर के कांग्रेस सरकार ने, और इसी के तहत अपर लिमिट लगाई गई लैंड होल्डिंग पर, कि जिससे बियॉन्ड आप ज़मीन नहीं रख सकते। तो जब हम ये कहते हैं कि जब हमने ज़मींदारी एबोलिश की, उसके बाद हमने लैंड सीलिंग के कानून लागू किए, तो लैंड सीलिंग लगाई गई। तो इसी के तहत फिर ये नियम बनाया गया कि जैसे ज़मींदार है वो इकोनॉमिक लैंड होल्डिंग का 3 गुना ही ज़मीन मैक्स टू मैक्स अपने पास रख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर 3 से 3.5 हेक्टेयर साइज़ ऑफ द लैंड होल्डिंग इज़ इकोनॉमिक, तो फिर इसका 3 गुना 10 से 11 हेक्टेयर ज़मीन ही आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए लैंड सीलिंग का कानून जब आया था तो 10 हेक्टेयर्स पर लैंड सीलिंग लगा दी गई थी कि इससे ज़्यादा ज़मीन आप नहीं रखेंगे, वो आपसे ले ली जाएगी, और जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको दे दी जाएगी। ज़मींदारी एबोलिश की गई और फिर लैंड सीलिंग लगाया गया। उसके लिए इसी एग्रेरियन रिफॉर्म्स कमेटी की इस इकोनॉमिक लैंड होल्डिंग के कॉन्सेप्ट ने रोल प्ले किया कि लिविंग स्टैंडर्ड गुड, रीजनेबली गुड हो, फैमिली जो नॉर्मल साइज़ की उसको फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफर हो रहा है, दैट साइज़ ऑफ लैंड होल्डिंग इज़ इकोनॉमिक। ये सबको इंश्योर कराना हमारी जिम्मेदारी है। तो जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको देना, जिनके पास कम है उनको इस लेवल पे लाना। उसके लिए जिनके पास एक्सेस है उनसे लेंगे, तो इस साइज़ का 3 गुना जो है वही ज़मींदार के पास रहेगा, बाकी आ जाएगा। ओके, तो वही कहा गया है, एन इकोनॉमिक लैंड होल्डिंग इज़ द वन विच कुड प्रोवाइड a reasonable standard of living to the cultivators and give full employment for a family of normal size. This concept was used to fix the upper limit for size of holding because no zamindar can possess more land than 3 times the economic holding. Okay? अब आते हैं स्पेसिफिक फैक्टर्स कि हमारे देश में लैंड होल्डिंग को कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, मैं वो लिख देता हूँ। देखिए, लैंड होल्डिंग का साइज़ किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहले फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, हमने क्या मेंशन किया है, साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। देखिए, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल फैक्टर एसोसिएटेड विद द क्रॉप प्रोडक्शन। आप हमेशा ये चीज़ नोटिस करेंगे कि अगर आपके पास स्मॉल साइज़ का प्लॉट है, स्मॉल साइज़ का लैंड है, बट उसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो यू कैन यील्ड मोर क्रॉप। ऐसे में आप अपने परिवार का पालन पोषण ईजिली कर सकते हैं। बट दूसरी तरफ अगर फर्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो फिर आपको उतनी ही पैदावार के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होगी। इसीलिए जब देश में बंटवारा हुआ उसके बाद आपने अक्सर अपने बुज़ुर्गों से सुना भी होगा, पंजाब में और हरियाणा के इलाके के लोगों से, कि हमसे पूछा गया था कि आप चवन्नी वाली ज़मीन लेना चाहते हैं, 50 पैसे वाली या 1 रुपये वाली। तो जिन्होंने ये चुनाव किया कि हमें 1 रुपये वाली ज़मीन चाहिए, ऐसे यूनिट डिनोट किए थे, वो थी वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड, तो वो बहुत कम दी गई। और जिन्होंने किसी ने को 54 वाली या 50 पैसे वाली मिली, वो बहुत ज़्यादा ज़मीन मिली क्योंकि वो बहुत कम फर्टाइल थी। हम आज की डेट में विद द पैसेज ऑफ टाइम केमिकल फर्टिलाइज़र्स आ गए, इरिगेशन के तरीके आ गए, और फिर उन ज़मीनों के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ तो उनके रेट भी बढ़ गए। तो
तो आज उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। तो यही लोग ये भी बातें करते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग अगर तब ये वाली ज़मीन चुन लेते तो ज़्यादा ज़मीन मिलती। तो अक्सर आप देखेंगे कि पंजाब में जो माझे का इलाका है,